सो नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कस कि क्लाउड कंप्यूटिंग के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने बात किया कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड क्या। अब हम लोग बात कर रहे हैं कौन कौन से कंपोनेंट की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के कंपोनेंट की, तो मेजरली तीन तरह के कंपोनेंट आते हैं। पहला आता है सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। देखिए, जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इंफ्रा मीन जहाँ पे कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इनरोल होता है। तो अगर आप AWS के अंदर कोई भी सर्वर्स क्रिएट करते हैं, स्टोरेज क्रिएट करते हैं या नेटवर्क आप क्रिएट करते हैं, तो दैट इज कमिंग अंडर द इंफ्रा एज ए सर्विस। एग्जाम्पल, मैंने एक VM क्रिएट किया, मैंने एक नेटवर्क क्रिएट किया, VPC मैंने क्रिएट किया, ठीक है। तो वो सारी की सारी सर्विसेज आएंगी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज के अंदर। अगर हम इन सर्विस के एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसके अंदर आपकी आती हैं, जैसे आप कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है, इलास्टिक EC2 इंस्टेंस यू आर गोइंग टू क्रिएट, या आप अमेजन का S3 जो स्टोरेज सर्विसेज वो आप क्रिएट करने वाले हैं, तो वो आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे आपका आता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। जब हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज की, देखिए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के अंदर जितना भी बैकग्राउंड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा का सारा AWS मैनेज करता है। जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा वही मैनेज करने वाला। तो इसके अंदर जो सर्विसेज आपकी आती हैं वो आती हैं, जैसे आपने क्रिएट करना है, आपने AWS का इलास्टिक बीन स्टॉक आपने किया, AWS लैम्डा सर्विस किया है, रिलेशनल डेटाबेस, नॉन रिलेशनल डेटाबेस, AWS IAM सर्विस और अदर डेटा एनालिटिक्स टूल जो आप यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे आपके आते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। वन मोर टाइम, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंदर पूरा का पूरा फिजिकल इंफ्रा वाला पार्ट मैनेज बाय द AWS। तीसरे नंबर पे आपका आता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज की, तो जितनी भी होस्टेड एप्लीकेशंस आप कॉन्फ़िगर करते हैं वो सारी के सारी आपकी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज के अंदर आती हैं। जैसे आप कोई भी एनालिटिक्स टूल यूज़ कर रहे हैं, या आप अमेजन का साइम टूल यूज़ करें जो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए होता है। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको दूं, जैसे आप लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365 आप लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशंस रेडी टू यूज होती हैं। तो इन दिस केस आपका जो इंफ्रा वाला पार्ट है, इंफ्रा प्लस प्लेटफॉर्म मैनेज किया जाएगा आपके AWS की तरह। मीन आपका सर्विस प्रोवाइडर ही उससे पूरे के पूरे को मैनेज करने वाला। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के और कौन कौन से बेनिफिट। अभी तक हम लोगों ने कुछ कॉमन बेनिफिट्स की बात की थी, लेकिन हम बात करते हैं कि और कौन कौन से बेनिफिट्स हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग से यूज़ कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग बेनिफिट्स के अंदर आता है आपका कॉस्ट एफिशिएंसी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ओपेक्स और कैपेक्स। देखिए, कैपेक्स का मतलब होता है कि वो कॉस्ट जो आप एक डेटा सेंटर को बिल्ड करने के लिए, जो कॉस्ट आप स्पेंड करते हैं डेटा सेंटर को बिल्ड करने के लिए, दैट इज कॉल्ड योर कैपेक्स, अप फ्रंट कॉस्ट। एंड ओपेक्स की बात अगर हम बात करें, तो ओपेक्स का मतलब होता है कि आपकी डेली मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट जो आती है वो आती है आपकी ओपेक्स में। अब जब आप क्लाउड में जाते हैं तो आप इसे ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या मेरी कॉस्ट आने वाली। मैं आप लोगों को आने वाले टाइम पे कॉस्ट कैलकुलेटर दिखाऊंगा, जहां पे हम लोग चेक करेंगे कि कैसे कॉस्ट कैपेक्स एंड ओपेक्स कैलकुलेट हो रही है और क्या बेनिफिट है अगर मैं क्लाउड के ऊपर जाता। सेकंड आता है आपका स्केलेबिलिटी। मैंने पहले भी बताया, ऑन डिमांड स्केलिंग, इंस्टेंट स्केल। मेरे को एक साथ 50 VM बनानी है, 50 इंस्टेंस बनाने, तो मैं 50 के 50 इंस्टेंस एक बार में बना सकता हूँ, राइट। और मुझे उनका हार्डवेयर चेंज करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक इंस्टेंस बनाया जिसके अंदर 4 कोर CPU, 32 GB रैम। नाउ मेरी रिक्वायरमेंट है मुझे उन्हें 4 गुना करना, 4 टाइम, तो आई कैन ईजिली डू, राइट, आई कैन ईजिली डू विद अ मिनिमम डाउन टाइम। तो ये सबसे बड़े बेनिफिट हैं स्केलेबिलिटी क्लाउड कंप्यूटिंग के। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, ग्लोबली एक्सेसिबल, मतलब आप कहीं से भी एनीथिंग, एनीवेयर, एनी टाइम यू कैन एक्सेस वाया इंटरनेट, ठीक है। इसके बाद आता है रिलायबिलिटी एंड अप टाइम। देखिए, रिलायबिलिटी हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ करते हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपके लिए डिजास्टर रिकवरी और इसके अलावा हाई अवेलेबिलिटी वो मेंटेन करे। जैसे AWS का एक डेटा सेंटर है,
एंड इन केस वो डेटा सेंटर फेल हो जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, कोई भी अनप्लान डाउन टाइम हो जाए, कोई पावर फेलियर हो जाए, नेटवर्क फेलियर हो जाए, तो ये AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे रिसोर्स किसी डेटा सेंटर से रन करें, राइट, जिसे बोलते हैं रिलायबिलिटी एंड अप टाइम। उसके बाद आता है आपका SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट ये बताता है कि विद इन ए मंथ और विद इन ए क्वार्टर और विद इन ए ईयर कितनी देर के लिए आपकी सर्विसेज अप रही और कितनी देर के लिए आपकी सर्विसेज डाउन रही। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं अगर SLA की, तो AWS आपको जो SLA देता है वो 99.99%, इट इज अप्रोक्स। ये कुछ केसेस में 99% से लेके 99.999% हो सकता है। अगर मैं बात करूं डाउन टाइम की, तो अगर आप 99.99% को भी लेके चलते हैं तो इन ए ईयर अप्रोक्सीमेट, मेरा अंदाजा ऊपर कम नीचे ज़्यादा हो सकता है, बट अप्रोक्स आपको 1 घंटे का डाउन टाइम मिलेगा विन ए ईयर। लेकिन अगर आप बात करते हैं 99.99% की, तो जो भी सर्विस 99.99% कैटेगरी में आती है उन्हें बोलते हैं जीरो डाउन टाइम, बिकॉज अप्रोक्स 5 मिनट के आसपास का आपको ईयरली डाउन टाइम मिलता है, विच इज़ नथिंग, जीरो है वो तो, राइट। तो सबसे बड़े बेनिफिट यह, अब ये SLA कैसे कैलकुलेट होता है, SLA कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है। मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों को SLA कैलकुलेटर का एक्सप्लोर कराऊंगा कि कैसे हम कैलकुलेट करें और कैसे चेक करेंगे कि क्या डाउन टाइम है। इसके अलावा ये पूरा का पूरा SLA AWS के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर मेंशन है, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा कि देखिए SLA मंथली भी अपडेट हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। तो SLA उनकी साइट पे आपको मिल जाएगा, वो डॉक्यूमेंट का लिंक हम आपको शेयर कर देंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कब कब अपडेट हो और क्या करंट SLA चल रहा है। उसके बाद में आगे बात करते हैं अदर बेनिफिट्स की। उनमें अगला आता है आपका ऑटोमेटिक अपडेट्स। देखिए फिजिकल डेटा सेंटर तो सर्विस प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है, तो मुझे तो अगर फिजिकल सर्वर फेल होता है तो मुझे तो उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ना ही मुझे उनकी मंथली पैचिंग करने की ज़रूरत है, ना मुझे उनके सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को ऑडिट करना, ना मुझे उनका बैकअप लेना, ना मुझे उनकी मॉनिटरिंग करनी है। तो ऑटोमेटिकली अपडेट विल बी टेकन केयर बाय सर्विस प्रोवाइडर। डिजास्टर रिकवरी, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर एक डेटा सेंटर है और वो डेटा सेंटर किसी वजह से फेल्ड हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर आपका क्रॉस रीजन एप्लीकेशन करता है। देखिए रीजन क्या, रीजन इज़ द कलेक्शन ऑफ वन और मोर डेटा सेंटर। तो जैसे मैंने अपनी इंडिया रीजन में अपनी कोई भी सर्विसेज को रखा है, तो AWS क्या करेगा कि इसका एक DR बना कर रखेगा, डिजास्टर रिकवरी, किसी और रीजन में। जैसे मान के चलते हैं ये इंडिया है, तो हो सकता है वो एशिया के किसी एग्जांपल सिंगापुर के किसी डेटा सेंटर में मेरी सर्विसेज का एक बैकअप रखेगा। सो इन केस ये फेल हो गया तो मेरी सर्विसेज सिंगापुर से रन होंगी, विच कम अंडर द डिजास्टर रिकवरी। मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट सेम हम ऑन प्रोमाइस में भी कॉन्फ़िगर करते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपका क्लाउड के अंदर। जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी, तो आपका जो डेटा है वो हमेशा इनक्रिप्टेड होता है। आइदर आपका डेटा आपने किसी सिंपल S3 बकेट में स्टोर किया, चाहे वो VM की डिस्क के अंदर है, चाहे आपका डेटाबेस के अंदर है, चाहे आपके लॉग्स है, कोई भी किसी भी तरह का डेटा वो हमेशा इनक्रिप्टेड होता है। मिनिमम जो की यूज होती है वो 256 बिट की इनक्रिप्शन यूज होती है फॉर डेटा इनक्रिप्शन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा जो AWS सर्विस प्रोवाइडर वो मोस्टली दुनिया के सारे कंप्लेंट्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे HIPAA हो गया, GDPR हो गया, ISO हो गया, NIST हो गया, कोई भी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है या कोई भी कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर उन मैक्सिमम को सपोर्ट करते हैं, राइट। बिकॉज देखो हर कंपनी अलग कंप्लायंस यूज़ करती है। मान कर चलते एक फाइनेंस कंपनी है, उसका अलग कंप्लायंस है, मेडिकल कंपनी उनका HIPAA कंप्लायंस है। अगर वो HIPAA सपोर्टिंग करेंगे तो मेडिकल कंपनी क्यों आएंगी वहाँ पे, राइट। इसके अलावा फास्टर इनोवेशन। फास्टर इनोवेशन का मीन क्या होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंटरनली उनके आपस में वॉर चलते रहते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल कंपटीशन। तो वो क्या करते हैं, नई नई सर्विसेज, नए नए टूल्स, AI, मशीन लर्निंग, IoT, बिग डेटा एनालिटिक्स, वो सारी की सारी नई नई सर्विसेज आपको वो इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं। और इसके अलावा वो आपको इम्प्रूव्ड वर्जन देते हैं। मतलब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की कोशिश होती है कि ऑलमोस्ट वेन एवर ए सर्विस रिक्वायर एनी चेंज, वो इमीडिएटली अपडेट करते हैं एंड गोइंग टू बी ऑफर यू कि भाई ये नया चेंज आया, आप इसे वैलिडेट करो, टेस्ट करो, चेक करो। तो ये सारी की सारी आते हैं आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स के अंदर।